गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। ये फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है और लाइट चैप्टर के बाद सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल अगर किसी चैप्टर से आते हैं तो यही चैप्टर है। आपको पता भी होगा कि हमारे फिजिक्स में सिर्फ दो ही चैप्टर ऐसे हैं जिनसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पहला लाइट जो हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो लाइट भी एक तरह की एनर्जी थी और इलेक्ट्रिसिटी भी एक टाइप्स की एनर्जी होती है। फॉर द स्टार्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉच सम इमेज। कुछ फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इमेज आप देख पा रहे होंगे, इस इमेज को गौर से देखिए। ये जो सिटी है बेसिकली जो वंडरफुल सिटी है, क्या ये वंडरफुल सिटी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल है या नहीं? तो आपका सिंपल सा आंसर होगा सर ये जो हमें दिखाई पड़ रहा है, ये जो ब्यूटीनेस है, ये जो ब्यूटी है इस सिटी की, वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। क्यों इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है? आपको जो जगमगाती हुई लाइट दिखाई दे रही है ना, ये लाइट तो वो है जो आप पढ़ चुके। ये जिसके कारण लाइट आपको दिखाई दे रही है वो उसके पीछे जो रीजन है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। क्या इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये लाइट जल पाएंगी? क्या ये लाइट जल पाएंगी? क्या ये लाइट जल पाएंगी? तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये लाइट आपको नहीं दिखाई देगी। तो आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिसिटी की इम्पोर्टेंस। एक और में देखिए, ये सिटी देखिए आप थोड़ा गौर से, ये वही सिटी है, हालांकि ये डे का पिक्चर एक्चुअली। तो डे के टाइम में भी ये लाइट बहुत ही वंडरफुल दिखाई दे रही है। अब आप खुद सोचिए, ये समय उस समय से जिस समय पर आदि मानव रहा करते थे। आदि मानव जानते हैं कौन होते हैं? ओल्ड मैन जो हुआ करते थे, जो कपड़े वगैरह भी नहीं पहनते थे, जो जंगलों में रहा करते थे। तो उन पर्सन से आज का युग कैसे डिफरेंट है? तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई है तो दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। मॉडर्नाइजेशन जो होता है सिटियों में वो किस पर डिपेंड करता है? वो 90% जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिसिटी पे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कोई भी कंपनी प्रॉपरली नहीं वर्क कर पाएगी और कोई भी सिटी इतना जगमगाता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो उम्मीद करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। सो बिफोर वी स्टार्टिंग द चैप्टर, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपके दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहला फिनोमिना जो हमारे यूनिवर्स में देखा गया वो ये था, और आप सब ने भी देखा होगा। इसको क्या बोलते हैं? लाइटनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लाइटनिंग। तो आखिर ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका रीजन क्या होता है, या इसके अलावा जो हमारे घरों में लाइट आती है वो क्या होती है, कैसे आती है और किस तरह से फ्लो होती है? सो इलेक्ट्रिसिटी एज यू नो, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में आपको बताया है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए मैंने लिखा भी है, इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द वंडर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है उसके लिए एक आश्चर्य की बात है, वंडर की बात है एक तरह से। आप सोच भी सकते हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप अपनी लाइफ को पॉसिबल समझ सकते हैं इस टाइम? तो आंसर है अब तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना शायद ही लाइफ पॉसिबल हो पाए। ठीक है, तो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी इज द बेसिक पार्ट ऑफ आवर नेचर। इस टाइम जो है इलेक्ट्रिसिटी हमारे नेचर का बेसिक पार्ट हो गया है ना, बेसिक पार्ट हो गया है। या ये भी कह सकते हैं हम कि इलेक्ट्रिसिटी ऐसी एनर्जी है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज वाइडली यूज्ड, विच इज वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एनर्जी अगर कोई सी है स्टूडेंट तो वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब आप ये भी सोच सकते हैं कि सर आप बताइए हम कैसे कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एनर्जी कौन सी है? तो आप देख सकते हैं आपके अराउंड में वी यूज इलेक्ट्रिसिटी वर्चुअली एवरी मिनट ऑफ एवरी डे। हर दिन के हर मिनट में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइटनिंग, रात होती है तो लाइटनिंग करते हैं, हीटिंग में करते हैं यूज। रेफ्रिजरेशन, फ्रिज सबके घरों में होगा ऑलमोस्ट, फ्रिज रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं आप। एयर कंडीशनर जिसके घर में एसी लगा वो यूज करता है। टीवी चलाते हैं, इंडस्ट्री चलती है, पंप चलते हैं, पावर कंप्यूटर्स चलते हैं, मोबाइल चलते हैं, कंप्यूटर, पता नहीं क्या क्या चलते हैं। जो भी चीज़ें आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखते हैं, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना संभव है? तो आंसर नहीं है।
कोई भी डिवाइस जो आप घर में रखते हैं, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना संभव है, पॉसिबल हो सकता है इस टाइम? तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना वो सब डिवाइस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना आपकी जो बेसिकली प्रोग्रेस है या डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री का, वो बहुत ही लोअर लेवल पे हो जाएगा। अब मैंने लिखा भी है, इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारी सेकेंडरी एनर्जी होती है। दिस इज़ नॉट ए प्राइमरी एनर्जी। हमें डायरेक्टली कहीं से नहीं मिलती है या डायरेक्टली कहीं स्टोर हुई नहीं मिलती है, हमें दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी से इसको गेन करना पड़ता है, तब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसलिए हम इस एनर्जी को सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और ये सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों होती है? विच इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। ये एनर्जी क्यों आती है? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज फ्लो करता है इसलिए ये एनर्जी आती है। अब अगर आपसे कोई पूछे सेकेंडरी की फॉर्म ऑफ एनर्जी का नाम क्यों दे रहे हैं, इसका रीज़न ये होता है कि आप जब भी इलेक्ट्रिसिटी गेन करते हैं तो या तो गेन करते हैं सोलर एनर्जी से, या गेन करते हैं कोयले से, या गेन करते हैं वाटर से, या गेन करते हैं न्यूक्लियर पावर से, या गेन करते हैं विंड से। तो आप इन सब से एनर्जी कौन सी गेन कर रहे हैं? यू विल गेन द एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। आप अपनी नोटबुक में अपनी 10th क्लास के सिलेबस में सब चीज़ें पढ़ने भी वाले हैं, है ना, चैप्टर नंबर 14 में। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इन सब से जो हम सेकेंडरी एनर्जी फॉर्म कर रहे हैं वो कौन सी एनर्जी होती है? दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दिस इज नॉट ए प्राइमरी फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके डियर स्टूडेंट, अब आपको एक और चीज़ समझ में आया होगा, मैंने क्या बताया कि वंडर है हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के लिए। ठीक है, हमारे नेचर का बेसिक पार्ट है और सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होने वाली एनर्जी है वर्ल्ड में। मैंने इसके यूज बताए कहाँ पे होते हैं, इसके अलावा आप देख भी सकते हैं अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे इसके यूज होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एनर्जी का मैंने रीजन भी बताया। बट इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपने देखी कि ये जो एनर्जी होती है ना, वो एक चार्ज के फ्लो करने के कारण होती है। चार्ज के फ्लो करने के कारण होती है। तो चार्ज एक नया वर्ड आ गया इसमें स्टूडेंट कि व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज के बारे में हमें बहुत डीप पढ़ना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है व्हाट इज चार्ज। तो देखिए चार्ज क्या होता है। चार्ज को हम इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 9th क्लास के टॉपिक को याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है याद नहीं कि मतलब मैं सुनूंगा नहीं कि अब आप लोग तो डर गए होंगे कि मैं सुनने वाला नहीं हूँ आपको। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक चीज़ याद करनी है। क्या चीज़ याद करनी है? हाँ, मैंने मैटर के बारे में आपको बताया था। मैंने कहा था कि मैटर जो एवरीथिंग इज मेड बाय मैटर, और मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। लेकिन मैटर की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। मैटर हैव्स अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हम तो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, मास, है ना। जो मैंने बताया भी था, मास क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, है ना, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर। तो जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, इसी प्रकार से चार्ज भी, इलेक्ट्रिकल चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। इसलिए मैंने लिखा है ईच मटेरियल इज मेड अप ऑफ मैटर। दुनिया का हर मटेरियल मैटर से बना है और मैटर की दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती हैं। दुनिया की हर चीज़ किससे बनी है? मटेरियल से बनी है, मैटर से बनी है। और मैटर के पास दो प्रॉपर्टी होती है, हमेशा दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती हैं। पहली फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मास, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और 11th क्लास में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट चार्ज। चार्ज इज द फंडामेंटल, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फंडामेंटल मतलब बहुत ज़रूरी, जिसको आप मैटर के पार्टिकल से अलग ही ना कर सकते हो, ऐसी प्रॉपर्टी, जिसके बिना मैटर ही पॉसिबल ना हो, ऐसी प्रॉपर्टी, तो उसको हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई पूछे आपसे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, आपसे को पूछे क्या चार्ज को मैटर से अलग किया जा सकता है? नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। हम मैटर को चार्ज से अलग नहीं कर सकते। ओके डियर स्टूडेंट, सो इलेक्ट्रिक चार्ज आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है मैटर की प्रॉपर्टी होती है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्वांटिटी है जो हमें पढ़नी है।
तो इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई यूनिट भी होती होगी, इसको हम किसी चीज़ से डिनोट भी करते होंगे, है ना। ये स्केलर के वेक्टर है, ये भी पता होना चाहिए हमें। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो हम इसको कैपिटल क्यू से, कहीं कहीं पे स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्मॉल क्यू से डिनोट कर रहे हैं या कैपिटल क्यू से डिनोट कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन आवर विश, हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। दूसरा, इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट के बारे में आपको पता होगा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। चार्ज की क्या होती है? कूलाम होती है, ठीक है। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है डिस्टेंस। और जैसा कि हमें पता है जो कि दुनिया का ईच मटेरियल बना है मैटर से, और मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। अब वो छोटे छोटे कितने छोटे छोटे? तो आंसर है सबसे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसके नाम आप 9th क्लास में सुन चुके हैं। इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की इन्वेंशन किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की इन्वेंशन किसने की थी? जे एस चैडविक ने, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये सब आपको याद होगा। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब शायद आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि दुनिया के हर मटेरियल जो होता है वो मैटर से बना है, और मैटर के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। मैटर के पास दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती हैं, एक मास होती है फंडामेंटल प्रॉपर्टी, दूसरी चार्ज होती है। मास हम पहले ही पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, अब हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने लिख दिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बारे में बताया, कौन सी प्रॉपर्टी? जिनको हम मैटर से सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैपिटल क्यू से या ऐसा यूनिट चार्ज की स्टूडेंट कूलाम है। कूलाम इसलिए है क्योंकि इसको किसी एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है जिसका नाम कूलाम था, ठीक है। उन्होंने एक नियम दिया था, मैं अभी बताता हूँ आगे, थोड़ा सा उसका डिस्कस कर लेंगे, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो मैटर होता है उसके स्मॉलेस्ट फॉर्म जो पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है डिस्टेंस। अब इसमें हम पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में चार्ज कहाँ से आया। तो सुन, आपको पता होगा 9th क्लास में मैंने बताया भी था आपको, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है ना। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है, सुनिए न्यूट्रॉन है, दिस इज न्यूट्रॉन, ओके। न्यूट्रॉन के पास स्टूडेंट कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल बॉडी होता है, उसके पास नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता। अब स्टूडेंट आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? मतलब चार्ज कोई दो तरह के होते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? इसका ये मतलब हुआ कि चार्ज दो तरह के होते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, सो वी कैन से चार्ज इज बेसिकली टू टाइप्स, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा क्लासीफाइड करके तो दो तरह के चार्ज हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं सो वी कैन से चार्ज इज बेसिकली टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज निगेटिव चार्ज, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स चार्ज प्रेजेंट इन आवर नेचर? टू टाइप्स चार्ज प्रेजेंट इन आवर नेचर। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। एंड व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज? तो आंसर है प्रोटॉन। एंड व्हाट इज नेगेटिव चार्ज? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन। और दूसरा वो चार्ज है तो आंसर है इनके अलावा कोई भी चार्ज नहीं है। आप कहेंगे न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज है? तो आंसर है न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल बॉडी होता है। ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रल चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज। हम स्टूडेंट जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, उस चार्ज को हम फंडामेंटल चार्ज के नाम से भी जानते हैं। फंडामेंटल चार्ज क्यों कहते हैं स्टूडेंट इसको? हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटा चार्ज हमारी अर्थ पर नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से चार्ज से छोटा चार्ज हमारी अर्थ पर नहीं है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारी अर्थ पर स्मॉलेस्ट चार्ज है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हम इसको फंडामेंटल चार्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि चार्ज एक प्रॉपर्टी है, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, हमने मान लिया। और इलेक्ट्रॉन चार्ज सबसे छोटा चार्ज है हमारी अर्थ पे। आपसे को पूछिए हमारी अर्थ पे सबसे छोटा चार्ज कौन सा है, तो आप कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे छोटा चार्ज है हमारी अर्थ पर, इसलिए हम उसको फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फंडामेंटल
चार्ज। आपको शायद किसी बुक में देखने को मिले ये, वैसे बाकी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी अर्थ पर सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज प्रेजेंट है। अगर कोई आपसे पूछता है ये चार्ज कितना होता है, तो आप कहेंगे कि सर ये चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये सी स्टूडेंट कूलाम है। और इलेक्ट्रॉन को हम नॉर्मली, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम स्टूडेंट नॉर्मली e⁻⁻ से डिनोट करते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, माइनस फॉर माइनस चार्ज, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जहाँ पर भी लिखेंगे वो ई माइनस के नाम से लिख देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ई नेगेटिव को से शो करते हैं। ओके जी स्टूडेंट, तो आपसे को पूछता बता देंगे आप इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, तो आप कहेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये सबसे छोटा चार्ज है। आप अगर आपसे ये पूछता है कोई फंडामेंटल चार्ज कितना होता है, तो आप बताएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आपसे पूछता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो भी आप यही बताएंगे, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने जस्ट बताया था कि ये निगेटिव होता है, तो आपको यहाँ पे निगेटिव लगा के बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, कोई बताए प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन का चार्ज स्टूडेंट यही होता है, एक प्रोटॉन का चार्ज यही होता है, बट यहाँ पर प्लस आ जाता है, प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो याद रखना, हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई माइनस लिख देंगे और प्रोटॉन के चार्ज को ई प्लस लिख देंगे। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज तो वही है, देख लो आप, चार्ज तो वही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, बट वो प्लस का हो जाएगा, इसलिए मैंने ऊपर प्लस लगा दिया। अगर प्रोटॉन का करना है तो यहाँ पर प्लस है ना, अगर इलेक्ट्रॉन का करना है तो यहाँ पर निगेटिव, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, दोनों चार्ज स्टूडेंट बराबर होते हैं, बशर्ते दोनों का साइन डिफरेंट होता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रोटॉन चार्ज जो होता है स्टूडेंट क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, इसलिए दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं, बट मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होता है, दोनों चार्ज इक्वल होते हैं। कितने? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके डी स्टूडेंट, अब हम आते हैं स्टूडेंट चार्ज की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में, जिसके बारे में आपको ऑलमोस्ट पता होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, लाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए, अगर कोई भी दो चार्ज रखे हैं, मान लेते हैं ये Q1 चार्ज रखा है, ये Q2 चार्ज रखा है, तो स्टूडेंट ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज अगर कोई रखा हुआ है r डिस्टेंस पे, तो स्टूडेंट इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है। इस फोर्स को कैलकुलेट किया था स्टूडेंट सबसे पहले कूलाम सर ने, है ना, जिसके नाम पे चार्ज की यूनिट रखी गई थी। उस फॉर्मूले को हम कूलाम्स लॉ बोलते हैं, है ना। उन्होंने ये बताया था कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगता है और किस डायरेक्शन में लगता है और कब लगता है ना। उसके आधार पर उनके रिजल्ट को देखते हुए हम लोगों ने ये कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, कुछ कंक्लूजन निकाले हैं, ठीक है। ये दोनों ही तरह की फोर्स होती हैं, एक दूर भगाने की फोर्स होती है, एक पास लाने की फोर्स होती है। तो स्टूडेंट पास लाने की फोर्स कब लगती है, दूर भगाने की फोर्स कब लगती है। तो लाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर, जो सेम टाइप के चार्ज होते हैं, लाइक टाइप के चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, दूर भगाते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज को अगर आप एक साथ रख दें तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे, उनके बीच में रिपल्सन फोर्स होगा। क्योंकि स्टूडेंट याद रखना, अमीर को नहीं चाहता है, गरीब को नहीं चाहता है ना। अमीर गरीब से रिश्ता बनाना चाहता है, गरीब अमीर से रिश्ता बनाना चाहता है, ठीक है। इसका रीज़न ये होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को क्या करेगा, दूर भगाना चाहेगा, ठीक है। मान लेते हैं पॉजिटिव को अमीर मान लेते हैं, तो अमीर को दूर भगाएगा। निगेटिव को अगर हम गरीब मान लें, तो गरीब को भी क्या करेगा, नीचे भगाने की कोशिश करेगा, दूर भगाने की कोशिश करेगा, रिपल्सन करेगा। निगेटिव चार्ज को भी रिपल्सन करता है ना। लेकिन अगर स्टूडेंट एक पॉजिटिव आ जाए, एक निगेटिव आ जाए, मतलब एक अमीर आ जाए, एक गरीब आ जाए, तो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, अट्रैक्ट कर लेते हैं, वो एक दूसरे को दूर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको याद भी कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारी, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इस बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये है, जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी का, सिस्टम का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, इसके पास कुछ चार्ज है, मान लेते हैं क्यों। तो स्टूडेंट अगर इसने
किसी दूसरी बॉडी को चार्ज दे दिया, ये कोई बॉडी इससे आगे टच हो गई और इस पे से थोड़ा सा चार्ज कम हो गया, ऐसा नहीं होता कि इस पे से चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। मतलब यहाँ से वहाँ चला गया तो चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ से वहाँ गायब, यहाँ से चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और ना ही इस पे चार्ज क्रिएट हुआ है। क्या हो गया? ट्रांसफ़र हो गया 1 से 2 पर। तो हम कह सकते हैं कि इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, चेंज तो कर सकते हैं, बट ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसे हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसी भी सिस्टम का जो चार्ज होता है स्टूडेंट, क्या होता है? वो कंजर्व होता है। ओके डी स्टूडेंट। थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारी, चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। स्टूडेंट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में रखा हुआ है और बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है ना। तो स्टूडेंट मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि चार्ज को क्या एक ही बॉडी पे रहना चाहिए, तो आंसर है नहीं, दूसरी बॉडी पर भी इसका चार्ज जा सकता है। ठीक है, चार्ज कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर बॉडी। तो कैसे जाएगा? हमें इसको या तो टच करना पड़ेगा या हमें कुछ और तरीका करना पड़ेगा। कई तरीके होते हैं चार्ज को ट्रांसफ़र करने के। चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है, बट दैट आर नॉट इन योर सिलेबस। ओके, बट आपको पता होना चाहिए चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो कैसे होगा। अब स्टूडेंट मुझे आप एक चीज़ बताइए, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास चार्ज ज़्यादा है, इसके पास चार्ज कम है। ठीक है, इसके पास कम है, इसके पास हाई है। तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ अगर चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो किस फॉर्म में होगा? तो आंसर है सबसे छोटा चार्ज क्या होगा? अगर ये मान ले ये ए है, ये बी है, बी अगर ए से चार्ज मांगता है तो ए अगर सबसे छोटा चार्ज निकाल के देगा तो कितना चार्ज देगा? तो आप कहेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसको दे देगा। ठीक है, अगर वो कहे थोड़ा सा और दे दो तो 1 इलेक्ट्रॉन और दे देगा, अगर वो कहे एक थोड़ा सा और दे दो तो आप वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और दे देगा। तो स्टूडेंट इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जब भी चार्ज जाएगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में जाएगा। आप कहेंगे भैया मुझे 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दो, तो मतलब 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। तो जब भी इलेक्ट्रॉन या जब भी चार्ज ट्रांसफ़र होता है, जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, वन बॉडी से अनदर बॉडी पर चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो वो हमेशा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में होता है ना। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे आप, इनटू में कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रहे हैं वो आप रखेंगे। जैसे मान लेते हैं आपने इस बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिया तो आप लिखेंगे 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। माइनस क्यों लगाए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1e, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, बताया था आपको। तो हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं Q = ±1e, मतलब प्रोटॉन वाला चार्ज पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है ना। हाँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1000 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, या 1000 अरब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, या स्टूडेंट n इलेक्ट्रॉन का चार्ज। n कुछ भी हो सकता है, 1 करोड़, 1 लाख, 1 अरब, इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ध्यान रखना। ठीक है, बट चार्ज जब भी ट्रांसफ़र होगा, चार्ज जब भी ट्रांसफ़र होगा वो किसकी फॉर्म में होगा? वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल की फॉर्म में होगा। जी ई क्या है? ई यहाँ पर चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ई क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एंड एन क्या है? तो एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, तो एन की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ई की वैल्यू हमें पता होती है। अगर आपको टोटल चार्ज फाइंड करना है स्टूडेंट तो आपको क्या पता होना चाहिए? सिर्फ एन पता होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ इसको। क्या पढ़ाया मैंने इस स्लाइड में आपको? मैंने इस स्लाइड में आपको स्टूडेंट पढ़ाया कि चार्ज को जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र करेंगे तो वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में होगा। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू में चाहे 2 का कर दो, चाहे 5 का कर दो, चाहे 10 का कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में होना चाहिए वो। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी आप आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दो या 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दो, 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दो, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। हमेशा चार्ज किसके
एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इस फॉर्म में जाता है ना। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट, Q इजिकल टू प्लस माइनस NE। प्लस किसके लिए, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए, माइनस किसके लिए, निगेटिव चार्ज के लिए। ओके, चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा तो Q इजिकल टू प्लस माइनस NE की फॉर्म में होगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट जो चार्ज हम लोगों ने स्टडी किया है, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है। जब चार्ज ट्रांसफ़र किया जा सकता है तो इसका मतलब चार्ज फ्लो करता होगा। चार्ज फ्लो करता है तो स्टूडेंट चार्ज को फ्लो करने के लिए हमें रास्ते की, पाथ की ज़रूरत होती है। पाथ मतलब मीडिया की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है ना। तो हमें मीडियम की या पाथ की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट उन पाथ को हम यहाँ मटेरियल में करते हैं। चार्ज ट्रांसफ़र होता है, चार्ज कैरी करता है या चार्ज मूव करता है, वो मटेरियल में मूव करता है। तो कौन कौन से मटेरियल वो होते हैं? तो स्टूडेंट वो मटेरियल 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला कंडक्टर, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा है हमारा इंसुलेटर, आप पहले पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तीसरा है स्टूडेंट हमारा सेमीकंडक्टर, हो सकता है ये आप सबके लिए नया हो, ठीक है स्टूडेंट। तो 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल वेयर चार्ज कैन ट्रांसफ़र, जहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके, तो सबसे पहला देखते हैं हम कंडक्टर। व्हाट इज कंडक्टर? स्टूडेंट दिस इज नॉट दैट कंडक्टर विच इन योर बस। आपकी जो बस में आपसे टिकट मांगता है वो कंडक्टर नहीं है ये। दिस इज अ मटेरियल, दिस इज अ मटेरियल। कौन सा मटेरियल स्टूडेंट? हमें पता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसको चलने के लिए मीडियम या पाथ की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज नीड्स ए मीडियम और पाथ टू मूव अलोंग ए मटेरियल। जब भी इलेक्ट्रॉन स्टोन चलते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव चार्ज है। जब भी इलेक्ट्रॉन चलना चाहता है, मूव करना चाहता है, तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? उसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, उसको पाथ की ज़रूरत पड़ती है। तो सुन, वो पाथ और मीडियम उसको मटेरियल में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? मटेरियल में। अगर वो मटेरियल उस इलेक्ट्रॉन को, उस चार्ज को चलने देता है आसानी से, अगर वो मटेरियल उस चार्ज को या उस इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को, जो भी चलना चाहते हैं, अगर चार्ज मूव करना चाहता है और वो मटेरियल उन चार्ज को मूव करने देता है आसानी से, तो उस मटेरियल को हम बोलते हैं कंडक्टर। मेरी बात समझ में नहीं आई, दोबारा समझिए स्टूडेंट। मान लेते हैं चार्ज की इच्छा हुई, यहाँ पे चार्ज का घर है, चार्ज की इच्छा हुई घूमने की बाहर, यहाँ बाहर रास्ते में ये मटेरियल बैठा हुआ है। अगर इस चार्ज को चलने की इसने अनुमति दे दी, इस मटेरियल ने इस चार्ज को चलने की अनुमति दे दी आसानी से, बिना लड़े झगड़े, तो हम इस मटेरियल को कंडक्टर कह देंगे। अगर इसने मना कर दिया कि हम तो नहीं चलने देंगे तुम्हें चार्ज, तुम चार्ज ही तो, हम कहीं के नेता थोड़े ना हो, तो इस मटेरियल को हम कंडक्टर नहीं कहेंगे, क्योंकि इसने चार्ज को फ्लो नहीं करने दिया। जो चार्ज को फ्लो करने देता है अपने पास से, अपने अंदर से, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन, द सब्सटेंस विच अलो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो अक्रॉस देम। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को पास होने देता है इजीली, बहुत आसानी से, विदाउट कंसिडरेबल रेजिस्टेंस, उसको रोकने की हिम्मत करे बिना। ठीक है, चार्ज को रोकने की हिम्मत करे बिना अगर कोई भी मटेरियल चार्ज को फ्लो होने देता है तो वो कंडक्टर कहलाता है। उसको अब अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें, जो चार्ज को फ्लो होने देता है आसानी से या जो करंट को फ्लो होने देता है आसानी से, उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, कंडक्टर को हम नॉर्मली स्टूडेंट वायर से डिनोट करेंगे, ये वायर होता है नॉर्मली, इस वायर से डिनोट करेंगे कंडक्टर को नॉर्मली, है ना, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, आप एग्जांपल देख सकते हैं, मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो होते हैं ऑलमोस्ट सभी कंडक्टर्स होते हैं, है ना। एलॉय जो होते हैं ऑलमोस्ट सभी कंडक्टर होते हैं, एसिड्स तो सभी कंडक्टर होते हैं और बेसिस भी सब कंडक्टर होते हैं। बट हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो फिजिक्स में मोस्ट प्रोबेबली हम अगर कंडक्टर की बात करें तो या तो वो मेटल होगा या वो एलॉय होगा। एसिड और बेसिस किस में चलता है? केमिस्ट्री में चलता है ना। तो कंडक्टर की अगर मैं बात करूँगा तो किसकी बात करूँगा? या तो मेटल्स की या एलॉय की। ओके डी स्टूडेंट, तो कंडक्टर में पढ़ा, कंडक्टर में हमने ये पढ़ा कि कंडक्टर ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा मटेरियल होता है जो अपने अंदर से चार्ज को आसानी से पास होने देता है, उन पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता। रेजिस्टेंस मतलब उनको रोकने की हिम्मत नहीं रखता है। ओके डी स्टूडेंट, हमने इसके एग्जाम्पल भी पढ़े, मेटल्स एंड एलॉय। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट इज इंसुलेटर। So what is insulator? Insulators
आर द सब्सटेंस विच डू नॉट अलो द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो अक्रॉस दैम इजीली। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया था कि यहाँ से घर से निकला चार्ज, यहाँ पर रास्ते में कोई मटेरियल रखा हुआ था, उसने कहा हमें इसमें जाना है, उसने कहा आओ साहब हम आपको आसानी से लेके चले जाएंगे। तो कौन सा मटेरियल? तो वो कंडक्टर। अब कोई मटेरियल अगर ये कहे कि अच्छा आए हो तुम जाना चाहते हो इससे, उनका हाँ, ये कहेगा चार्ज का हाँ हम जाना चाहते हैं, तो ये कहेगा कि तुम कहेंगे राजा हो गया, हम तो नहीं जाने देते तुम्हें, तुम यहाँ आए हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए या यहाँ से चलने के लिए, यहाँ से ट्रांसफ़र होने के लिए। इस मटेरियल ने तुरंत मना कर दिया, हम तुम्हें अलो नहीं करेंगे, आप इस हमारे मटेरियल में फ़्लो नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट इसने मना कर दिया, है ना, इसने इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराने से मना कर दिया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर कोई मटेरियल फ्लो नहीं करता है, मतलब वो इलेक्ट्रिक चार्ज को रोक रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज को रोकने की कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है, इसलिए उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। इसलिए स्टूडेंट हम उसको क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, इंसुलेटर कौन होता है? जो चार्ज को फ्लो होने से मना करता है, जो चार्ज को फ्लो करने से मना करता है, जो फिर चार्ज को फ्लो नहीं होने देता। क्यों नहीं फ्लो होने देता? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, वो अपनी ताकत लगा देता है उसको रोकने के लिए। ठीक है, इसका बेसिकली स्टूडेंट आपका सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं होने देता, इसका मतलब ये दुश्मन है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, जो दुश्मन होता है वो दोस्त भी होता है ना। क्यों दोस्त होता है? आप सोचिए स्टूडेंट, अगर आपके पास एक वायर है, ये एक सिटी है, मान लेते हैं ए सिटी, ठीक है, ये एक सिटी है ए, ये एक बी सिटी है, यहाँ रास्ते में पता नहीं कितने सारे पोल्स लगे हुए हैं। अगर एक ए सिटी से बी सिटी पे हमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है ना, चार्ज को पहुंचाना है, तो स्टूडेंट हमें इस वायर को कवर करना ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो इसको कहीं से भी अगर ये टच हो जाता है तो वहाँ क्या प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि जो वायर बना हुआ है स्टूडेंट, जितने भी वायर बने होते हैं, मैंने अभी जस्ट पिछली स्लाइड में बताया था, वायर जो बने होते हैं वो सब किससे बने होते हैं? कंडक्टर से बने होते हैं। क्योंकि वायर में हमें करंट फ्लो कराना पड़ता है, क्योंकि वायर में हमें चार्ज फ्लो कराना पड़ता है। बट स्टूडेंट अगर ये यहाँ पर टच होके ग्राउंड से कॉन्टैक्ट हो गया इसका, तो मुझे बताइए कि सारे का सारा चार्ज ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो आंसर है सारा चार्ज, कंप्लीट चार्ज ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो बी सिटी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या करें हम स्टूडेंट? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं इंसुलेटर की, ताकि बाहर को करंट ना चला जाए। इसके ऊपर क्या चला देते हैं, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये है हमारा कंडक्टर जहाँ से चार्ज फ्लो हो सकता है। इसके ऊपर ये जो लेयर चढ़ी है, दिखाई दे रही होगी आपको, ये जो लेयर है ये इंसुलेटर की बनी है। इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है कि चार्ज इसके अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आ पाता। हम अगर यहाँ से टच भी करेंगे तो बाहर तक शॉर्ट नहीं करेगा, हमें बाहर तक शॉक नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि आपको पता है ऊपर जो लेयर चढ़ी है वो किसकी चढ़ी है? वो इंसुलेटर की चढ़ी है, और इंसुलेटर के पास इतनी ताकत है, कैपेबिलिटी है कि वो चार्ज को मना कर देता है, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। इसलिए इंसुलेटर का भी अपना इंपॉर्टेंट यूज है। इंसुलेटर जो होता है स्टूडेंट, कंडक्टर से ऊपर चढ़ा दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, ताकि कंडक्टर से बाहर चार्ज ना निकले। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रबर इसका एग्जाम्पल है, प्योर वाटर इसका एग्जाम्पल है, पोरोसिलिन, पोरोसिलिन बोलते हैं स्टूडेंट चीनी मिट्टी को, ये पोरोसिलिन से बना है। ठीक है, तो पोरोसिलिन क्या होता है स्टूडेंट? ये आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल होते हैं उसमें लगा होता है। क्यों लगा होता है? ताकि चार्ज का वेस्टेज ना हो जाए, चार्ज ग्राउंड में ट्रांसफ़र ना हो जाए, है ना, चार्ज या हमें शॉक ना लग जाए, इस तरह से ये लगे होते हैं। पीवीसी होता है स्टूडेंट जो हमारे बोर्ड लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच बने होते हैं। एबोनाइट होता है स्टूडेंट जो हमारी रोड होती है, एबोनाइट की सॉलिड होते हैं, प्लास्टिक टाइप के जो होते हैं स्टूडेंट। ये भी किससे बना है? ये भी इंसुलेटर से बना है, क्योंकि यहाँ से हम इसको टच करते हैं और टच करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर वो चार्ज नहीं आ सकता। यहाँ पर ये चार्ज जो है बेसिकली ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो चार्ज है बेसिकली ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर मना कर देते हैं कि हम चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे। क्वेश्चन कभी कभी स्टूडेंट आपसे ये पूछ लिया जाता है, एग्जाम में तो नहीं लेकिन कोई पूछ लेगा क्या इंसुलेटर कभी भी चार्ज को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते? तो आंसर है ऐसा नहीं है, इंसुलेटर चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस में। क्या क्या पर्टिकुलर केसेस है स्टूडेंट? वो पर्टिकुलर केसेस ऐसे होते हैं अगर हम इन इंसुलेटर को इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दें कि ये ब्रस्ट हो जाएँ, ब्लास्ट हो जाएँ। अगर ब्लास्ट हो जाएंगे तो स्टूडेंट क्या होगा? फिर इनका कॉन्टैक्ट इनसे हो जाएगा और ये चार्ज को फ्लो करने लगेंगे। बट इतनी एनर्जी इनको कहीं से मिलती नहीं है। ठीक है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, कुछ इंसुलेटर ऐसे होते हैं, सम इंसुलेटर्स
कैन फ्लो द करंट एट वेरी हाई एनर्जी। जब इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है तब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। उन इंसुलेटर को हम डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डाई इलेक्ट्रिक, है ना। जो इंसुलेटर ज़्यादा टेम्परेचर देने से, ज़्यादा एनर्जी देने से कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा सेमी कंडक्टर। व्हाट इज सेमी कंडक्टर? एक वो है जो चार्ज को ट्रांसफ़र होने देता है आसानी से, बहुत आसानी से, वो कंडक्टर। एक वो जो बिल्कुल भी नहीं होने देता किसी भी कंडीशन में, वो इंसुलेटर। तो ये कौन सी भला है? तो स्टूडेंट ये दोनों के बीच की है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि ये चार्ज को ट्रांसफ़र होने भी देता है और नहीं भी होने देता है। आप कहेंगे ये कैसे हो गया सर? तो आंसर है स्टूडेंट, इसकी कुछ प्रॉपर्टी स्पेशल होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट? स्टूडेंट आप इसको देख पा रहे होंगे, ये दो बैंड बना रखे हैं मैंने। ये स्टूडेंट ये बैंड वो है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आने से कोई भी चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर, तो वो आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर कोई भी चार्ज यहाँ है तो वो वैलेंसी पूरी करता है। वैलेंसी क्या होती है आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के 5th चैप्टर में आप पढ़ेंगे वैलेंसी क्या होती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सिर्फ वैलेंसी पूरी करते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा चार्ज को ट्रांसफ़र कराने में हेल्प करते हैं। चार्ज को ट्रांसफ़र कराने में हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करंट बनाते हैं। इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड मतलब जो करंट को कैरी कर सकते हैं, जो चार्ज को कैरी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड उसको बोलते हैं स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी के काम आता है। ये आपके ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं, लेकिन मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको वैलेंस बैंड बोलते हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ वैलेंसी पूरी करते हैं। इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, इस वाले कंडक्शन बैंड बोलते हैं क्योंकि इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो कंडक्ट कराते हैं, चार्ज को फ्लो कराते हैं, वो करंट को फ्लो कराते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ही नामचीन को, 2-4 इलेक्ट्रॉन हो गए कभी कभार। मेटल के केस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंसुलेटर के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, एक गैप बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा सकते आसानी से। ठीक है, किसके केस में? इंसुलेटर के केस में। लेकिन मेटल के केस में या कंडक्टर के केस में यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो बहुत आसानी से चार्ज फ्लो कर देते हैं, बहुत आसानी से करंट फ्लो कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए, तो यहाँ 2-4 होते हैं सिर्फ। यहाँ पे तो होते ही हैं बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पर तो वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर उनको एनर्जी दे दें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ पर पहुँच जाते हैं। मतलब क्या हुआ? हमने कुछ एनर्जी दी मटेरियल को, सेमीकंडक्टर मटेरियल को, तो उनके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में पहुँच के यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन पहुँच गए तो वो क्या करेंगे? वो चार्ज फ्लो करने लगेंगे, वो करंट बना लेंगे। ठीक है, वो चार्ज फ्लो करने लगेंगे और वो करंट बना लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि सेमीकंडक्टर करंट फ्लो कर सकते हैं, वो चार्ज को फ्लो कर सकते हैं, बट कब? आफ्टर गेनिंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट बहुत सारी एनर्जी गेन करने के बाद। ये स्टूडेंट इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती जितनी हमें इंसुलेटर को देनी पड़ती है, और सभी इंसुलेटर कभी भी चार्ज फ्लो नहीं करते हैं, ना ही करंट फ्लो करते हैं, बट सेमीकंडक्टर ऑलमोस्ट सभी करंट फ्लो कर सकते हैं थोड़ी सी एनर्जी मिलने के बाद। ओके डी स्टूडेंट, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, आप देख सकते हैं। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर हैं। बहुत सारे सेमीकंडक्टर हमारी डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं स्टूडेंट। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं हमारे घरों में, मोबाइल हो, स्विच हो, है ना, टीवी हो, लैपटॉप हो, स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, जितने भी चार्जर हो, इन सब में मोस्टली सेमीकंडक्टर ही लगे होते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर की बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये करंट फ्लो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट,